अभिनव झा की इस अनोखी कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम देख रहे थे चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है इन्फॉर्मेशन सिस्टम कंसेप्ट। इन्फॉर्मेशन सिस्टम कंसेप्ट में हम लोगों ने ऑपरेटिंग सपोर्ट सिस्टम कवर किया। पहला OSS हमने कवर किया और उसके बाद दूसरा मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम भी हम लोगों ने देखा, लेकिन उसमें MIS तक ही देखा था, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम तक ही देखा था। अब आज हम लोग DSS यानी कि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम और एग्जीक्यूटिव इन्फॉर्मेशन सिस्टम EIS इन दोनों बातों को कवर करेंगे, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम एंड एग्जीक्यूटिव इन्फॉर्मेशन सिस्टम। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम क्या होता है एक्चुअली, उसके बारे में हम लोग कुछ बातों को देखेंगे, मीनिंग उसका देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स उसके देखेंगे और उसके बाद कंपोनेंट देखेंगे डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के कितने कंपोनेंट होते हैं और एग्जांपल इन अकाउंटिंग में DSS का एग्जांपल देखेंगे और DSS का क्या डिफरेंस होता है MIS के साथ, उसके बारे में इतनी सारी बातें हमारी स्टडी मेटल में बताई गई है। मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अपने हाथ में अभी इंस्टीट्यूट के स्टडी मेटल खोल के नहीं रखा हुआ है तो ये जो वीडियोस हैं आपके लिए कोई रिलेवेंट नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आप स्टडी मेटल को हाथ में खोल के बैठ जाओ और ध्यान से समझने की कोशिश करो, क्योंकि ये सुपर फास्ट रिवीजन है। मैं फास्ट ट्रैक रिवीजन करवा रहा हूँ जिसमें मैं स्टडी मेटल में जो बातें लिखी हुई है उसका एक जायज़ा दे रहा हूँ आपको जहाँ भी लगे आप पॉज करके उसको खुद से रीड कर लेना, ठीक है। वैसे मैंने कोशिश की है सारी बातों को कवर कर लेने की, बट स्टिल आप एक बार रीड कर लेना उसको, आपके परमानेंट मेमोरी में आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा, ठीक है। तो हम देखते हैं चैप्टर नंबर 2 टाइप्स ऑफ इन्फॉर्मेशन सिस्टम है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि मीनिंग, DSS का मीनिंग क्या होता है। तो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम जो होता है वो एक्चुअली ये एक टूल प्रोवाइड करता है। ये टूल प्रोवाइड करता है जो मैनेजमेंट को, हर लेवल के मैनेजमेंट को डिसीजंस लेने में हेल्प करता हो, ठीक है। जनरली जो डिसीजंस होते हैं इसमें अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम एंड सेमी स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम पर डिसीजंस लेने के लिए ये टूल हमें हेल्प करता है, मैनेजमेंट को हेल्प करता है, ठीक है। आप बोलोगे किस टाइप का डिसीजंस, तो जैसे कि आपने एडवांस मैनेजमेंट और SFM में पढ़ा होगा, सेंसिटिविटी एनालिसिस, व्हाट इफ एनालिसिस, डिजायर्ड लेवल ऑफ आउटपुट अगर आपने जैसे पढ़ा होगा कि ब्रेक इवन पॉइंट के लिए कितना प्रॉफिट हमें चाहिए, डिजायर्ड लेवल ऑफ प्रॉफिट कमाने के लिए कितना आउटपुट हमें निकालना होगा। तो ये सारे कुछ एग्जाम्पल हो गए। तो स्टडी मेटल में आपके लिखा हुआ है कि DSS एक टाइप ऑफ कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन सिस्टम होता है। क्या होता है? एक टाइप ऑफ कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन सिस्टम होता है जो आपको सपोर्ट करता है ऑर्गेनाइजेशन का डिसीजंस लेने के लिए, ठीक है। ये जो होता है वो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम इस तरह से डिज़ाइन होता है कि वो इट इज़ एन इंटरैक्टिव सॉफ्टवेयर बेस्ड सिस्टम होता है, इंटरैक्टिव सॉफ्टवेयर बेस्ड सिस्टम होता है। तो आप इसको याद रखना कि ये इंटरैक्टिव सॉफ्टवेयर बेस्ड सिस्टम होता है। बस ये जो आपका कीवर्ड है इंटरैक्टिव सॉफ्टवेयर सिस्टम बेस्ड, इंटरैक्टिव सॉफ्टवेयर बेस्ड सिस्टम, ये आपका कीवर्ड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वर्ड को अगर आपने एग्जाम में लिख डाला तो वो समझ जाएगा कि एग्जामिनर समझ जाएगा कि जो आपने क्या बोलते हैं उसको, इस चीज़ को अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो इस वर्ड को आप जरूर लिख देना, इंटरैक्टिव सॉफ्टवेयर बेस्ड सिस्टम होता है। ये एक टूल प्रोवाइड करता है, ठीक है, जिससे मैनेजमेंट को हेल्प मिलती है। और इसका जो इंटरैक्टिव सॉफ्टवेयर बेस्ड सिस्टम होता है वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को एक साथ कलेक्ट करके रखता है, उसको ऑर्गेनाइज करके रखता है, ठीक है। और वो रॉ डाटा के डॉक्यूमेंट को, पर्सनल नॉलेज को और भी कई बिजनेस मॉडल के जो नॉलेज होते हैं उसको रखता है। ये जो अपना नॉलेज होता है वो TPS एंड MIS से भी लेता है और साथ में एग्जीक्यूटिव इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स जो होते हैं वहाँ से भी लेता है। यानी कि ये सबका मिलीजुली सभ्यता है, मतलब मिला जुला कॉम्बिनेशन तैयार करता है, ठीक है। तो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम बोलता है कि ये सेमी स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड इन्फॉर्मेशन को हेल्प करता है, सारे लेवल ऑफ मैनेजमेंट को हेल्प करता है, फ्लैक्सिबल होता है क्योंकि अपने स्टाइल में इसको मैनेजमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस तरह से चाहे जैसे चाहे वो इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये होता है, ये जो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम दो बातों पर डिपेंडेंट होता है। किस दो चीज़ों पर डिपेंडेंट होता है? EIS पे और MIS पे, दो बातों पर डिपेंडेंट होता है। एग्जीक्यूटिव इन्फॉर्मेशन सिस्टम पे भी डिपेंडेंट होता है थोड़ा बहुत और MIS पे भी थोड़ा बहुत डिपेंडेंट होता है, ठीक है। ये जो बोलता है कि डिसीजन मेकिंग के लिए नहीं, केवल सपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें किस चीज़ का डिसीजन लेते हैं हम लोग? रूटीन वर्क का डिसीजन लेते हैं, जैसे कि आपका सेंसिटिविटी एनालिसिस हो गया, व्हाट इफ एनालिसिस हो गया, डिजायर्ड लेवल ऑफ आउटपुट को जानने के लिए हम लोग ऐसे डिसीजन लिया करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होता है हम लोगों का डिसीजन सपोर्ट सिस्टम का, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होता है। तो हम लोग देखते हैं कि इसमें एक, अगर आप सारे जो पॉइंट्स दिए हुए हैं, यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है, करीब 9 पॉइंट्स दिए हुए हैं। 9 पॉइंट का मेमोरी टेक्निक अगर हम लोग निकालते हैं, ठीक है, तो ऑल ग्रुप, अडॉप्ट, फोकस, नॉलेज, प्रॉब्लम, यूज़र फ्रेंडली, टाइम, गुड डिसीजन, इम्पैक्ट, ठीक है। तो इतनी सारी पॉइंट्स हैं हमारे हो गए। तो ऑल ग्रुप मस्ट अडॉप्ट, सारे ग्रुप को निश्चित रूप से अडॉप्ट करना चाहिए और फोकस करना चाहिए नॉलेज पे, ताकि प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके यूज़र फ्रेंडली वे में टाइम पर, और डिसीजंस का इम्पैक्ट जानने के लिए।
तो इसको अगर मेमोरी टेक्निक की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे मेमोरी कोड की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इस टेक्निक से आप ऑल, ग्रुप, एडॉप्ट, फोकस, नॉलेज, प्रॉब्लम, यूज़र फ्रेंडली, टाइम और डिसीजंस और लास्ट में इम्पैक्ट, इन सब बातों को स्टडी मटेरियल में आपने अंडरलाइन कर ही लिया होगा ये सारी चीज़ों को। तो बेटर है कि आप थोड़ा पॉज करके भी इन सब चीज़ों को अंडरलाइन कर दो, क्योंकि यही हमारा कीवर्ड्स है जो हमारे DSS के कैरेक्टरिस्टिक्स को हमें याद करवाएगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ऑल का मतलब क्या हुआ कि दिस सपोर्ट डिसीजन मेकिंग एंड अकर्स एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये बोलता है कि हर लेवल पर डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। दूसरा नंबर पॉइंट हमारा क्या दिखा है, ग्रुप। तो बोलता है कि यहाँ पे इंडिविजुअल को मात्र हेल्प नहीं करता है, पूरे के पूरे ग्रुप को डिसीजंस लेने में हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग तीसरा नंबर पॉइंट देखते हैं अडेप्टेबल जो तीसरा नंबर पॉइंट हमारा है, तो ये बोलता है कि ये कैसा होना चाहिए, फ्लैक्सिबल होना चाहिए। आप देखो यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया शुड बी वर्ड यूज़ किया गया। मैंने आपको बोला था कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या हो गया, जैसा होना चाहिए, और फीचर्स मतलब क्या होता है, जैसा है। तो शुड बी इसलिए वर्ड यूज़ किया गया है कि ये फ्लैक्सिबल होना चाहिए एंड अडेप्टेबल होना चाहिए, ठीक है। फ्लैक्सिबल होने से क्या होगा, मैनेजर अपने हिसाब से उसको इस्तेमाल कर पाएगा, और अडेप्टेबल मतलब जो वातावरण में चेंजेस होते हैं तो उसमें अडॉप्ट कर लिया जाए उसको। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि फोकस क्या बोलता है, DSS फोकस ऑन डिस्टेंस रैदर दैन द इन्फॉर्मेशंस। तो डिस्टेंस पर फोकस करता है, ना कि डाटा और इन्फॉर्मेशन पर फोकस करता है। तो हमारा चौथा नंबर पॉइंट हो गया फोकस। उसके बाद हम बात करते हैं नॉलेज। तो ज़रूरी नहीं है कि नॉलेज हो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वगैरह को, यानी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलो तो SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज वगैरह का नॉलेज हो। जो यूज़र बोलो तो हर लेवल का मैनेजमेंट, उसके लिए ज़रूरत नहीं है कि उसके पास नॉलेज हो कंप्यूटर का, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। फिर बोलता है कि प्रॉब्लम, तो बोलता है DSS कैन बी यूज फॉर स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम। DSS स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम के लिए भी यूज किया जा सकता है, ये बोला है। मीनिंग हम लोगों ने देखा था क्या कि जो स्ट्रक्चर्ड एंड सेमी स्ट्रक्चर्ड दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करता है, लेकिन ये यहाँ पे बोलता है कैरेक्टरिस्टिक्स में कि स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम के लिए भी ये हेल्प कर सकता है, स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम के लिए भी। उसके बाद बोलता है कि जो हम लोग देखते हैं कि प्रॉब्लम के बाद यूज़र फ्रेंडली, तो बोलता है कि DSS को यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए। शुड बी वर्ड फिर से लगा दिया, DSS को यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए। फिर बोलता है कि DSS शुड बी एक्सटेंडेबल एंड इवॉल्व ओवर टाइम। तो बोलता है कि हर टाइम में सॉल्व करने के लिए कैपेबल होना चाहिए और एक्सटेंडेबल होना चाहिए। DSS को अपने हिसाब से हम लोग एक्सटेंड कर सके, मॉडिफाई कर सके उसको थोड़ा बहुत, ठीक है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से। फिर इसके बाद जो सेकेंड लास्ट पॉइंट है वो हमें क्या बोलता है कि डिसीजन मेकिंग। तो यहाँ पे बोलता है कि गुड डिसीजंस, और इसके बाद लास्ट में इम्पैक्ट। तो डिसीजन मेकिंग हम लोग देखते हैं कि DSS आर यूज्ड मेनली फॉर डिसीजन मेकिंग रैदर दैन कम्युनिकेटिंग डिसीजंस एंड ट्रेनिंग पर्पसेस। तो ये ट्रेनिंग वगैरह सब के लिए या डिसीजंस को कम्युनिकेट करने के लिए इस्तेमाल करने से ज़्यादा इसमें हम लोग डिसीजन मेकिंग के लिए इसको मेनली इस्तेमाल करते हैं। और लास्ट में बोलते हैं कि जो द इम्पैक्ट ऑफ DSS शुड बी ऑन डिसीजंस, ठीक है। डिसीजंस पे इम्पैक्ट क्या होगा, ये जहाँ पे मैनेजमेंट का जजमेंट जरूरी है वहीं पे ये अपना बताए, अपनी चीज़ों को बताए, ठीक है, जहाँ पे मैनेजमेंट का डिसीजन हम लोगों को रिक्वायर्ड है। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा, पहला पॉइंट हम लोग के कैरेक्टरिस्टिक्स में देखा कि सारे लेवल ऑफ द मैनेजमेंट को काम आता है, ऑल लेवल ऑफ द मैनेजमेंट को काम आता है। उसके बाद बोलता है ग्रुप हम लोगों ने देखा, तो बोलता है कि जो इंडिविजुअल बात नहीं हर ग्रुप को हेल्प करता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा ग्रुप के बाद हम लोगों ने देखा अडॉप्ट, यानी कि फ्लेक्सिबल एंड अडॉप्ट होना चाहिए। फ्लेक्सिबल क्या कि मैनेजमेंट अपने हिसाब से मोल्ड करके उसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और अडेप्टेबल होना चाहिए, मतलब चेंजिंग इन्वायरमेंट से अडेप्टेबल होना चाहिए। फोकस बोलता है, फोकस जो है इसका डिस्टेंस पे होना चाहिए रादर दैन डाटा इन्फॉर्मेशन। उसके बाद अगला पॉइंट बोलता है कि नॉलेज ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वगैरह सब जरूरी नहीं है इसको इस्तेमाल करने के लिए, तो ज़रूरी नहीं होना चाहिए। फिर बोलता है कि DSS कैन बी यूज्ड फॉर स्ट्रक्चर प्रॉब्लम के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। फिर बोलता है कि DSS शुड बी यूज़र फ्रेंडली, आसान होना चाहिए, यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए। फिर बोलता है DSS शुड बी एक्सटेंडेबल एंड इवॉल्व ओवर टाइम। उसके हम लोग सेकंड लास्ट पॉइंट देखते हैं, DSS आर यूज्ड मेनली फॉर द डिसीजन मेकिंग रादर दैन कम्युनिकेशन, डिसीजंस एंड ट्रेनिंग पर्पसेस। उसके लास्ट पॉइंट हम लोगों ने देखा था इम्पैक्ट ऑफ DSS शुड बी ऑन डिसीजंस, ठीक है, जो मैनेजमेंट के जजमेंट के हिसाब से लिया जा सकता है। तो ऐसे ही कुछ लिखा हुआ है, आप पढ़ लो उसको, ठीक है, ध्यान से। अब हम लोग देखते हैं कि कंपोनेंट, DSS के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। तो कंपोनेंट्स में हम लोग देखते हैं कि यूज़र डाटा प्लान मॉडल, बस 4 वर्ड आपको याद रखना है कि 4 कंपोनेंट होते हैं DSS के, 4 कंपोनेंट होते हैं डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के, 4 कंपोनेंट होते हैं। यूज़र, डाटा यानी कि डाटा बेस, प्लान मतलब प्लानिंग लैंग्वेज, और मॉडल मतलब मॉडल बेस। तो यूज़र, द यूज़र, डाटा बेस, प्लानिंग लैंग्वेज, मॉडल बेस। यूज़र
ठीक है। उसके बाद डाटाबेस, उसके बाद सब बोलते हैं कि प्लानिंग लैंग्वेज और मॉडल बेस। तो कंपोनेंट केवल 4 होते हैं जो कि बहुत आसान है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यूज़र, तो बोलते हैं कि जनरली यूज़र इसके कौन होते हैं, डीएसएस के यूज़र जनरली क्या होते हैं, मैनेजर लोग होंगे, ठीक है। तो जनरली यूज़र इसके जो होते हैं मैनेजर्स होते हैं जिसके पास अनस्ट्रक्चर्ड या सेमी स्ट्रक्चर्ड का प्रॉब्लम का भंडार है। क्या है उनके पास, अनस्ट्रक्चर्ड या सेमी स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करने के लिए वो डीएसएस से हेल्प मांगते हैं। फिर बोलता है इसमें आप हिडन पॉइंट देखो, द की पॉइंट रिलेटिंग टू दीज यूजर्स आर गिवन एज फॉलोज। इन यूज़र के बारे में कुछ की पॉइंट बताते हैं। पहला बोलता है मैनेजर और दूसरा बोलता है कि स्टाफ स्पेशलिस्ट यानी कि एनालिसिस। मैनेजर का मतलब क्या हो गया कि यूज़र विद द बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। तो आपने देखा था ना कैरेक्टरिस्टिक्स में, यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, ठीक है, और ज़्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नॉलेज ना भी हो फिर भी यूज़ करने के लिए कैपेबल होना चाहिए। तो यूज़र के पास बेसिक कंप्यूटर नॉलेज है, उसके बाद भी ये काम कर सकता है। फिर उसके बाद स्टाफ स्पेशलिस्ट एनालिस्ट, यानी कि स्टाफ स्पेशलिस्ट और कोस्ट में दिया हुआ एनालिस्ट, तो यानी कि एक्सपर्ट स्टाफ भी होना चाहिए सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। एक्सपर्ट स्टाफ से क्या होगा कि डे टू डे जो वर्क में जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है सिस्टम में उसको दूर करेगा। स्टाफ स्पेशलिस्ट होगा, वो उन सब चीज़ों पर डील करेगा जो डे टू डे वर्क में हमारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती है। तो यूज़र हमारा पॉइंट नंबर 1 कंपोनेंट ऑफ डाटाबेस का खत्म होता है। अब दूसरा हम देखते हैं डाटाबेस। तो डाटाबेस बोलो तो रूटीन और नॉन रूटीन डाटा दोनों प्रोवाइड करके देता है, रूटीन डाटा और नॉन रूटीन डाटा, ठीक है। इंटरनल या एक्सटर्नल सोर्स से हमें डाटा ला के देता है। तो डाटाबेस को आप जस्ट रीड करें ना, कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, डाटा अबाउट इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द मार्केट डिमांड, तो वो एग्जांपल बहुत सिंपल है, आप उसको रीड कर लेना, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डाटाबेस। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डाटाबेस, डाटाबेस इज इम्प्लीमेंटेड एट 3 लेवल एज लिस्टेड बिलो। 3 लेवल पे इम्प्लीमेंट किया जाता है डाटाबेस का, फिजिकल लेवल, लॉजिकल लेवल एंड एक्सटर्नल लेवल। कौन कौन से लेवल पे, फिजिकल लेवल, लॉजिकल लेवल एंड एक्सटर्नल लेवल। फिजिकल लेवल बोलो तो हार्ड डिस्क पे या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम का जो स्टोरेज है वो कुछ इस तरह से डिज़ाइन होना चाहिए कि उसको एक्सेस जब चाहे तब मैनेजमेंट अच्छे तरीके से कर सके, और स्टोरेज की कैपेसिटी भी होनी चाहिए, ठीक है। तो फिजिकल लेवल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डाटाबेस इज इम्प्लीमेंटेड एट 3 लेवल, 3 लेवल पे इम्प्लीमेंट होना चाहिए डाटाबेस, ठीक है। तो डाटाबेस में 3 चीज़ें होती हैं एक्चुअली, फिजिकल, लॉजिकल एंड एक्सटर्नल लेवल। तो डाटाबेस का डिज़ाइनिंग ही इस तरह से किया जाता है। तो फिजिकल लेवल बोलो तो हार्ड डिस्क पर या ऑपरेटिंग सिस्टम के स्टोरेज पर मैनेजमेंट को आसानी से एक्सेस करने के लिए। लॉजिकल लेवल बोलो तो प्रोग्राम जो इसका डिज़ाइन जो है या डिज़ाइन इम्प्लीमेंटेशन और मेंटेनेंस करने वाला कौन है, प्रोफेशनल प्रोग्रामर होना चाहिए, ठीक है, जिसको डीबीएमएस का पूरा नॉलेज हो, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का जिसको अच्छे से नॉलेज हो। तो लॉजिकल लेवल पे वो लोग डिज़ाइन करता है, प्रोग्रामर लोग, प्रोफेशनल प्रोग्रामर लोग लॉजिकल लेवल पे डिज़ाइन करता है डाटाबेस का, ठीक है। क्लास में मैंने इन सब के बारे में एग्जांपल लेके बताया था, क्योंकि हमारा फास्ट रिवीजन है, हमें केवल पॉइंट्स याद रखना है, तो इसकी वजह से हमें एक ओवरऑल लास्ट मोमेंट रिवीजन के लिए एक ओवरऑल आइडिया हम ले रहे हैं, इसलिए हम उतना डिटेल में नहीं जा रहे अभी, ठीक है। तो पहला फिजिकल लेवल, दूसरा लॉजिकल लेवल और तीसरा एक्सटर्नल लेवल। एक्सटर्नल लेवल क्या होता है कि लॉजिकल लेवल पर स्कीमा और सब स्कीमा में डिवाइड करता है मैनेजमेंट को, ठीक है, जिससे सारे डाटा इससे फ़ायदा क्या होगा कि जिसमें सारे डाटा जो सब स्कीमा में भी सारे डाटा हो, मतलब स्कीमा लॉजिकल लेवल पर स्कीमा और सब स्कीमा में डिवाइड करता है, जिसमें मैनेजमेंट की जरूरत की जितनी भी डाटा हो वो उनके पास अवेलेबल हो। तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डाटाबेस इज इम्प्लीमेंटेड एट 3 लेवल एज लिस्टेड बिलो, फिजिकल लेवल, लॉजिकल लेवल एंड एक्सटर्नल लेवल। अब हम लोग बात करते हैं प्लानिंग लैंग्वेज की। तो प्लानिंग लैंग्वेज क्या होता है, तो जैसा कि आप जानते हो कि प्लानिंग लैंग्वेज बोलो तो जिससे हम लोग इंटरफेस कर सकते हैं। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के बारे में मैंने क्या बोला था, डिफिनेशंस में आप लोगों ने क्या देखा था, जो वर्ड मैंने आपको याद करने के लिए बोला था, ये इंटरैक्टिव बेस्ड सॉफ्टवेयर सिस्टम है। तो इंटरैक्टिव बेस्ड सॉफ्टवेयर सिस्टम अगर डीएसएस है तो कम्युनिकेट करने के लिए लैंग्वेज की भी आवश्यकता पड़ती है ना बच्चों। इंटरैक्टिव सॉफ्टवेयर बेस्ड सिस्टम अगर हो कोई भी, तो इंटरैक्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, लैंग्वेज की आवश्यकता होगी। उसी को बोला गया यहाँ पे प्लानिंग लैंग्वेज। 2 टाइप का प्लानिंग लैंग्वेज यहाँ पे डिफाइन किया गया है, पहला जनरल पर्पस प्लानिंग लैंग्वेज और दूसरा स्पेशल पर्पस प्लानिंग लैंग्वेज। जनरल पर्पस प्लानिंग लैंग्वेज रूटीन टास्क के लिए, ठीक है, तैयार किया जाता है, जैसे कि स्प्रेडशीट इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है जनरल पर्पस प्लानिंग लैंग्वेज का, ठीक है। दूसरा होता है स्पेशल पर्पस प्लानिंग लैंग्वेज, तो ये एक स्टैटिकल लैंग्वेज होता है, ठीक है, जैसे कि SAS हो गया आपका, SPSS हो गया, ये स्टैटिकल लैंग्वेज होता है जो स्पेसिफाइड पर्पस के लिए ही ये लैंग्वेज तैयार किया जाता है, यानी कि उस स्पेसिफाइड एरिया में वो जनरल पर्पस से तो ज़्यादा ही अच्छा काम करेगा, ओके, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि लास्ट वाला मॉडल, तो DSS मॉडल बेस, तो ये मॉडल बेस DSS डिसीजन सपोर्ट सिस्टम की जान है। ज़्यादातर मॉडल बेस जो होता है कस्टम डेवलप किया जाता है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये मॉडल बेस जो होता है कस्टम डेवलप किया जाता है। मॉडल बेस जो होता है वो दिमागी एक्चुअली ब्रेन ऑफ द DSS है। ये क्या बोलता है कि यहाँ पे क्या बोलता है कि मेंटेन डायलॉग मॉडल बेस के साथ,
तो यहाँ पे क्या बोलते हैं कि हम लोग जो प्लानिंग लैंग्वेज से हम लोग डायलॉग मेंटेन करते हैं मॉडल बेस के साथ। ये ब्रेन ऑफ डीएसएस होता है, इसको ब्रेन ऑफ डीएसएस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये हमारी इन्फॉर्मेशन को मैनिपुलेट करता है और कंप्यूटेशंस करने का भी दिमाग रखता है डाटाबेस में से उठा के, और उसके बाद फाइनली रिपोर्ट हमको तैयार करके देता है। फॉर एग्जांपल अगर आप व्हाट इफ एनालिसिस या फिर सेंसिटिविटी एनालिसिस परफॉर्म कर रहे हो, तो अगर मान लो आप पूछते हो कि हमारा एनपीवी क्या होगा अगर कोई पार्टिकुलर फैक्टर में चेंज आ जाए, तो अगर डिस्काउंटिंग रेट बदल जाए तो इसके पास कंप्यूटेशन करने की भी एबिलिटी होती है और ये मैनिपुलेट भी कर सकता है। तो ये ब्रेन ऑफ डीएसएस होता है, ठीक है। इसमें हम लोग ये जो मॉडल बेस है, ये हम लोग इंटरेक्शन एक्चुअली करते हैं, मॉडल बेस का सहारा लेके हम लोग ये इंटरेक्शंस करते हैं डीएसएस से। इसके बाद हम लोग एग्जांपल देखेंगे जो मॉडल बेस के कुछ एग्जांपल के बारे में बताया गया, रिग्रेशन एनालिसिस, टाइम सीरीज एनालिसिस और लीनियर प्रोग्रामिंग। तो रिग्रेशन एनालिसिस, टाइम सीरीज एनालिसिस और लीनियर प्रोग्रामिंग आपके ओआर के सिलेबस में ये सब आपने पढ़ा होगा। लीनियर प्रोग्रामिंग तो शायद अभी भी है, टाइम सीरीज और रिग्रेशन एनालिसिस ये शायद पहले था, कुछ दिनों के लिए फिर हट गया, ठीक है। तो एग्जांपल आप रिग्रेशन एनालिसिस, टाइम सीरीज एनालिसिस और लीनियर प्रोग्रामिंग जब भी आप मॉडल बेस को डिफाइन करते हो तो ये 3 एग्जांपल लिखना मत भूलना, ठीक है। और भी दिए हुए हैं, आप चाहो तो और भी याद रख सकते हो। अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल इन अकाउंटिंग। तो एग्जाम्पल इन अकाउंटिंग डीएसएस में कुछ एग्जाम्पल इन अकाउंटिंग जो बताए गए हैं, उसमें आप देखोगे कि 2 जो है एडवांस मैनेजमेंट अकाउंटिंग से बताए गए हैं, एक एसएफएम से और एक जनरल बताए गए हैं। तो एडवांस मैनेजमेंट अकाउंटिंग से आपका पहला नंबर पॉइंट कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम और तीसरा नंबर पॉइंट बजट वेरिएंस एनालिसिस सिस्टम दिया गया है। कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम यानी कि एडवांस मैनेजमेंट अकाउंटिंग ही आपका हो गया। दूसरा बजट वेरिएंस एनालिसिस सिस्टम, बजट वेरिएंस एनालिसिस सिस्टम मतलब आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। उसके बाद फिर बोलो कि एक एसएफएम से, मतलब कि कैपिटल बजटिंग सिस्टम आपका एसएफएम से लिया गया है। उसके बाद फिर लास्ट बोलता है जनरल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। तो इस तरह से आप अपने सब्जेक्ट को याद करके आप याद कर सकते हो कि डीएसएस का उपयोग आपके सब्जेक्टों के लिए किया जाता है। आपके जो एडवांस मैनेजमेंट और एसएफएम के सिलेबस के लिए भी, जो अगर आप कंप्यूटर पर ये काम करते हो तो डीएसएस का उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। तो उसमें जो कुछ भी नहीं बताया, बस हेल्थ केयर इंडस्ट्री का एग्जांपल ले लिया गया है। अगर आपको याद होगा कि आपने ऑपरेशन रिसर्च आपने पढ़ा होगा, तो उसमें सिमुलेशन के क्वेश्चंस में भी जो डॉक्टर का एंट्री टाइम, एग्जिट टाइम, दिस दैट जो कुछ भी आपने पढ़ा होगा, वो सिमुलेशन एनालिसिस मतलब क्या, आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में आपको जज करके बताता है। तो हेल्थ केयर जो इंडस्ट्री होती है ना, उसकी जो कॉस्टिंग होती है, उसकी बहुत उसका कॉस्टिंग जो होता है उसको मैनेज करना बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। उसमें बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं, ठीक है। प्रोडक्टिविटी का, कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड, प्रोडक्ट मिक्स का, स्टाफ लोगों का स्केड्यूलिंग वगैरह सब जो होता है, वो सब के लिए डीएसएस का हम लोग टूल का इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में। दूसरा बोलता है कैपिटल बजटिंग सिस्टम। कैपिटल बजटिंग सिस्टम में जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन होते हैं, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू, जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होता है, तो कैपिटल बजटिंग में हम लोग सेंसिटिविटी एनालिसिस करने के लिए स्पेशली हम लोग कैपिटल बजटिंग में डीएसएस टूल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सेंसिटिविटी एनालिसिस आपके सिलेबस में है एट प्रेजेंट भी शायद, ठीक है, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो डीएसएस में देखते हैं कि जो डीएसएस का डिज़ाइन होता है उसमें एक ऑटोमैन करके वर्ड दिया गया है। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है ऑटोमैन, ठीक है। ऑटोमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप डीएसएस बताने के लिए जब पूछेगा तो आपको काफ़ी कन्फ्यूजन होगा कि एक्चुअली ये दिया कहाँ है। एक्चुअली ये यहाँ पे दिया हुआ है कैपिटल बजटिंग सिस्टम में, आप देखो एक वर्ड दिया हुआ है ऑटोमैन। ऑटोमैन का मतलब होता है कि ऑटोमेटिक मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक में डिसीजंस अबाउट इन्वेस्टमेंट लिया जाता है, कि ऑटोमेटिक जो मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक है उसमें हम लोग इन्वेस्टमेंट करें या ना करें, ठीक है। ये जो ऑटोमेटिक मैनेजमेंट जो टेक्निक्स होता है, इसमें जो डीएसएस का हम लोग सपोर्ट लेते हैं, ना केवल फाइनेंशियल बल्कि नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स को भी कंसिडर करते हैं, और उसके बाद हम लोग क्वांटिटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों फैक्टर्स को कंसिडर करते हैं। तो ये बात आप ऑटोमैन टेक्निक के बारे में लिख देना। और कैपिटल बजटिंग सिस्टम में लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि क्या बोलते हैं, इस फैक्टर्स के बारे में बोला गया है कि एक बार में मतलब 7 अल्टरनेटिव को अच्छी तरीके से, बहुत आसानी से ये हमें जो है इवेलुएट करके बता सकता है। मतलब कैपिटल बजटिंग में 7 अल्टरनेटिव को एक ही बार में इवेलुएट करके हमें बहुत आसानी से बता सकता है। कौन? डीएसएस, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, ठीक है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में हेल्थ केयर इंडस्ट्री और कैपिटल बजटिंग सिस्टम में हम लोगों ने जो क्या बोलते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के बारे में देखा। उसके बाद थर्ड नंबर पॉइंट देखते हैं बजट वेरिएंस एनालिसिस, यानी कि आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के बारे में। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए, मैनेजमेंट का परफॉर्मेंस जानने के लिए, ठीक है, बहुत ज़रूरत पड़ती है बजट वेरिएंस एनालिसिस करने के लिए, ठीक है। वो जो होता है बजट वेरिएंस एनालिसिस में ग्राफ व्यू एनालिसिस वगैरह सब के फॉर्म में रिपोर्ट हमें आसानी से देता है। मंथली या क्वार्टरली, हाफ ईयरली वेरिएंस एक्सेट्रा देखना के रूप में हमें वेरिएंस देखना चाहिए। जनरली क्या आना चाहिए? मंथली, क्वार्टरली या हाफ ईयरली हमें वेरिएंस देखना चाहिए। इसको आप जस्ट रीड कर लेना, मैं जल्दी बोल रहा हूँ, इसका मतलब नहीं है कि मैं आपको
लपेटने की कोशिश करो, आप ध्यान से उसको पढ़ लेना, बस सिंपल सी बात है, इसलिए मैं जल्दी बोल रहा हूँ। जहाँ रिलेवेंट मुझे नहीं लगता है वहाँ पे मैं जल्दी एक ओवरऑल आइडिया दे के निकल जाता हूँ आगे। उसके बाद लास्ट में बात करते हैं जनरल डिसीजन सपोर्ट। जनरल डिसीजन सपोर्ट क्या होता है, तो बस अलग अलग तरह के प्रॉब्लम जो होते हैं, जनरल पर्पस प्लानिंग लैंग्वेज हमने देखा था, तो जनरल पर्पस प्लानिंग लैंग्वेज के थ्रू अलग अलग जो डिफरेंट टाइप के जो प्रॉब्लम हैं, जो कॉमन प्रॉब्लम है, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जनरल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में हमारा DSS का काम आता है। ठीक है, DSS हमारा काम आता है। अब अच्छे से इस बात को कवर कर लेना, यहाँ पे एक बार रीड कर लेना। अब हम लोग देखते हैं कि डिफरेंस बिटवीन DSS एंड MIS, हमारा आखिरी पॉइंट दिया हुआ है जिसमें आपको टेबल के फॉर्म में टेबल 2.2.1, ठीक है 2.2.1 डिफरेंस बिटवीन DSS एंड ट्रेडिशनल MIS है। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें कि इसको कैसे आप याद रख सकते हो, तो सोफा नहीं पोफा एनालिसिस एंड डिज़ाइन। सोफा को एनालिसिस और डिज़ाइन मत करो, पोफा POFA। अब पोफा क्या होता है ये मत पूछना, मेरे को भी नहीं पता। POFA एनालिसिस एंड डिज़ाइन। P से क्या हो गया, फिलॉसफी, P से फिलॉसफी। उसके बाद O से हो गया ओरिएंटेशन के हिसाब से, फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से, एनालिटिकल कैपेबिलिटी के हिसाब से, फिर सिस्टम एनालिसिस एंड सिस्टम डिज़ाइन के हिसाब से इतने भागों में बांटा गया है। तो फिलॉसफी के हिसाब से हम लोग देखते हैं कि फिलॉसफी का इसका क्या होता है। तो यहाँ पे बोलता है कि जो फिलॉसफी में लिखा गया है कि 4 बातें प्रोवाइड करना इंड यूज़र को, फिलॉसफी में 4 बातें प्रोवाइड करते हैं DSS। इंड यूज़र को DSS क्या करता है, 4 बातें प्रोवाइड करता है, ये फिलॉसफी में लिखा हुआ है। DSS कौन सी 4 बातें प्रोवाइड करता है, इंटीग्रेटेड टूल, डाटा, यानी कि डाटा बेस हम लोगों ने देखा ही था वहाँ पे, मॉडल बेस एंड प्लानिंग लैंग्वेज देखा ही तो डाटा, मॉडल एंड लैंग्वेज, इंटीग्रेटेड टूल, डाटा, मॉडल एंड लैंग्वेज, इंटीग्रेटेड टूल, डाटा, मॉडल एंड लैंग्वेज, ये 4 बातें प्रोवाइड करता है DSS में। लेकिन MIS में सिर्फ एक ही चीज़ प्रोवाइड करता है। MIS में क्या, MIS जो होता है वो सिर्फ एक ही चीज़ प्रोवाइड करता है, यानी कि स्ट्रक्चर्ड इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड आउटपुट हमें प्रोवाइड करता है, स्ट्रक्चर्ड इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है। उसके बाद ओरिएंटेशंस में देखते हैं, जो DSS होता है वो एक्सटर्नल ओरिएंटेड होता है, एक्सटर्नल ओरिएंटेशंस होता है। तो आप कैसे याद रख सकते हो, अगर मैं फनी टाइप के बोलूँ तो D के बाद ABCD के बाद E आता है, तो D बोलो तो E, D बोलो तो एक्सटर्नल ओरिएंटेड होता है। ओरिएंटेशन क्या होता है, एक्सटर्नल ओरिएंटेशंस होता है। और MIS जो होता है वो इंटरनल ओरिएंटेशंस होता है। ठीक है, उसके हम लोग देखते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी, ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है DSS में और थोड़ा कम होता है फ्लेक्सिबिलिटी आपका ट्रेडिशनल MIS में। उसके एनालिटिकल कैपेबिलिटी जो होती है DSS में ज़्यादा होती है और ट्रेडिशनल MIS में थोड़ी कम होती है। सिस्टम एनालिसिस की बात करते हैं, तो सिस्टम एनालिसिस में बोलता है कि किस टूल का इस्तेमाल करें डिस्टेंस लेने में, उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है DSS में। किस टूल का हम इस्तेमाल करें इस बात को पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है DSS में। लेकिन MIS में किस इन्फॉर्मेशंस का हम लोग इस्तेमाल करें डिस्टेंस लेने में, मैंने MIS रिपोर्ट तैयार करने में, इस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। और उसके बाद सिस्टम डिज़ाइन के बारे में देखते हैं। सिस्टम डिज़ाइन पर इंटरैक्टिव प्रोसेस पर बेस्ड होता है। सिस्टम डिज़ाइन जो होता है DSS का इंटरैक्टिव प्रोसेस पर बेस्ड होता है, और ट्रेडिशनल का जो सिस्टम डिज़ाइन होता है वो स्टैटिक इन्फॉर्मेशंस पर बेस्ड होता है, स्टैटिक इन्फॉर्मेशन पर बेस्ड होता है। ठीक है, तो पोफा में हम लोगों ने देखा फिलॉसफी, ओरिएंटेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, एनालिटिकल कैपेबिलिटी, सिस्टम एनालिसिस एंड सिस्टम डिज़ाइन। इसी के साथ हमारा डिसीजन सपोर्ट सिस्टम खत्म होता है। अब हम लोग आगे देखेंगे एग्जीक्यूटिव इन्फॉर्मेशन सिस्टम के बारे में। एग्जीक्यूटिव इन्फॉर्मेशन सिस्टम, जैसा कि नाम से जाहिर है एग्जीक्यूटिव बोलो तो टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो ये जो एग्जीक्यूटिव इन्फॉर्मेशन सिस्टम होता है, आगे हम देखेंगे एग्जीक्यूटिव इन्फॉर्मेशन सिस्टम के बारे में। हम देखते हैं ये जो होता है वो एक एक्सटेंशन ऑफ DSS होता है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम का एक्सटेंशन होता है। एक्सटेंशन बोले तो कैसे एक्सटेंशन होता है कि ये जो एग्जीक्यूटिव इन्फॉर्मेशन सिस्टम है ये EIS फॉर सीनियर लेवल होता है, मतलब स्पेशलाइज्ड DSS होता है। कौन सा DSS होता है, स्पेशलाइज्ड DSS होता है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम का स्पेशलाइज्ड वर्जन होता है। लेकिन वो DSS जो होता है वो केवल सीनियर मैनेजमेंट के लिए होता है। वो क्या था, हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट के लिए था वहाँ पे, लेकिन ये केवल सीनियर मैनेजमेंट के लिए स्पेशलाइज्ड DSS होता है। मैं एक ही बात को कई तरह से घुमा के बार बार बोलता था कि आपके ब्रेन में बैठ जाए। ठीक है, फिर बोलता है कि जो इस एग्जीक्यूटिव इन्फॉर्मेशन सिस्टम में एक विशेष चीज़ होता है, उसका नाम है ड्रिल डाउन फैसिलिटीज़। EIS में ड्रिल डाउन फैसिलिटीज़ होता है। ठीक है, और डिजिटल डैशबोर्ड होता है, डिजिटल डैशबोर्ड फैसिलिटी होता है। अब ये ड्रिल डाउन फैसिलिटी से हम लोग, जैसे कि अगर आप बोलोगे कि जो क्या बोलते हैं, अगर आपको एनालिसिस करना है, अगर आपकी यूट्यूब पे वीडियोस है उसको एनालिसिस आप करते हो तो वहाँ पे आप देखोगे डैशबोर्ड है।
डैशबोर्ड में ना सारे एनालिटिकल ग्राफ आ जाते हैं कि कितने लोगों ने व्यू किया, आपका परफॉर्मेंस क्या है, कितने आवर्स लोगों ने वॉच किया है। ठीक है, अब मैं उसमें डिटेल में जानना चाहता हूँ तो ड्रिल करके मैं देख सकता हूँ कि थोड़ा सा अंदर कि कौन सा, जो जितने सारे वीडियोस मैंने डाले हैं, अगर उसमें लिखा हो कि इतने आवर्स आपके देखे गए हैं तो उसमें कौन सा वीडियो सबसे ज़्यादा देखा गया, तो ये ड्रिल डाउन फैसिलिटीज़ उसको बोलते हैं। तो एग्जीक्यूटिव इन्फॉर्मेशन सिस्टम में ड्रिल डाउन फैसिलिटीज़ होता है और डिजिटल डैशबोर्ड फैसिलिटी होता है। दोनों वर्ड को आप याद रखना, क्योंकि जैसे मैंने यूट्यूब का एग्जांपल लिया आपसे, ड्रिल डाउन फैसिलिटी एंड डिजिटल डैशबोर्ड फैसिलिटीज़ होता है। ठीक है, ये जो होता है एग्जीक्यूटिव इन्फॉर्मेशन सिस्टम, ये ग्राफ वगैरह के फॉर्म में, ठीक है, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर में क्या क्या है हमारा वो चीज़ें बताता है, सक्सेस फैक्टर की सारी चीज़ें हमें बताती है। तो डिसेंस एग्जीक्यूटिव इन्फॉर्मेशन सिस्टम को कभी कभी हम लोग क्या नाम से जानते हैं, एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम्स के भी नाम से जानते हैं। जैसे DSS हो गया, यह ESS की बात करता है। तो DSS डिसेंस सपोर्ट सिस्टम हर लेवल को, ESS एग्जीक्यूटिव लेवल को सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करता है, इसलिए ESS नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो ये EIS क्या होता है, उसकी मीनिंग क्या है, उसके बारे में मैं आई थिंक मैंने जितना स्टडी मेटेरियल में आपके लिखा उससे ज़्यादा बता दिया। इसमें ड्रिल डाउन फैसिलिटी होता है और डिजिटल डैशबोर्ड फैसिलिटी इसमें होता है। ग्राफ वगैरह, ग्राफ, टेक्स्ट, जिस फॉर्म में आप चाहो एनालिटिकल एनालिसिस करने के लिए आपके सारे फैक्टर्स को आपको बताने की कैपेबिलिटी ये रखता है, यानी कि टॉप मैनेजमेंट को बताने की कैपेबिलिटी रखता है, यानी कि स्ट्रैटेजिक लेवल के लोगों को ही सर्विस प्रोवाइड करता है। ये चीज़ इसका मीनिंग हो गया। कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं EIS के। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि टॉप क्वेरी पर एक्सेस आप कर सकते हैं ऑनलाइन डिसीजंस के लिए। टॉप क्वेरी को लेके एक्सेस कर सकते हो आप ऑनलाइन डिसीजंस के लिए। तो टॉप क्वेरी एक्सेस ऑनलाइन डिसीजंस, बस ये 5 पॉइंट हमें याद रखनी है। टॉप क्वेरी एक्सेस ऑनलाइन डिसीजन, टॉप क्वेरी एक्सेस ऑनलाइन डिसीजंस। तो यहाँ पे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स में देखते हैं सबसे पहले टॉप के बारे में। तो होप आपने लिख लिया होगा, आप स्टडी मेटेरियल में एक एक पॉइंट को लिख लो, आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मेटेरियल के ही ऑर्डर में है टॉप क्वेरी एक्सेस ऑनलाइन डिसीजन। तो टॉप मैनेजमेंट, तो यहाँ पे बोला है कि टॉप मैनेजमेंट को सर्विस प्रोवाइड करने वाला ये जो है कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम है ऐसा, जो कि टॉप मैनेजमेंट को सर्विस प्रोवाइड करता है और सारी ज़रूरतों को एक साथ पूरा करने के बाद एक ही रिपोर्ट में आंसर दे देता है। ठीक है, उसके हम लोग देखते हैं कि क्वेरी लैंग्वेज को, जो क्वेरी होगी वो क्वेरी लैंग्वेज होगी। क्वेरी लैंग्वेज को बिना जाने ही इसका इस्तेमाल कर सकते हैं यूज़र, यानी कि नो नीड टू नो क्वेरी लैंग्वेज। टॉप मैनेजमेंट क्या बोलते हैं, टॉप मैनेजमेंट के लिए होता है पहली बात, और क्वेरी लैंग्वेज जानने की आवश्यकता नहीं होती है। फिर बोलता है कि जो एक्सेस, तो बोलता है कि रैपिड एक्सेस एंड रिपोर्ट टू मैनेजमेंट प्रोवाइड करेगा ये। इसमें इतनी कैपेबिलिटी होती है कि रैपिड एक्सेस करे, यानी कि ये आपका जो आज के डेट में चल रहा है, आपका जो बिग डाटा वगैरह सब चल रहा है उसका ये इस्तेमाल करता है, रैपिड एक्सेस करता है। जैसे ही आप गूगल में सर्च मारते हो तो फटाक से कुछ सेकंड के अंदर में ही सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर देता है, इतने ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा में से ये कैपेबिलिटी उसकी होती है। इसको हम लोग बिग डाटा की कैपेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, बिग डाटा जैसे आपका क्लाउड कंप्यूटिंग फेमस है, वैसे ही बिग डाटा वर्ड भी आपके लिए बहुत फेमस है, आप गूगल में सर्च कर सकते हो। तो टाइम जो होता है, टाइम रैपिड एक्सेस एंड रिपोर्ट टू मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है, मतलब स्पीड, टाइमली इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है मैनेजमेंट को। फिर बोलता है कि जो ना केवल इंटरनल यानी कि विद इन द ऑर्गेनाइजेशन से फैक्टर को ये कंसिडर करता है टॉप मैनेजमेंट, ये एक्सटर्नल फैक्टर को भी कवर करता है। ठीक है, तो एक्सटर्नल फैक्टर को भी कवर करता है। सॉरी, यहाँ पे राइटिंग करते वक्त मैं भूल गया कि यहाँ पे टॉप मैनेजमेंट क्वेरी एक्सेस ऑनलाइन, इसके बीच में एक चीज़ आपका और आएगा, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। टॉप क्वेरी एक्सेस ऑनलाइन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, तो मुझे याद नहीं था, उस वक्त ध्यान नहीं आया। टॉप क्वेरी एक्सेस ऑनलाइन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिसीजन, टॉप क्वेरी एक्सेस ऑनलाइन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिसीजंस। तो ये जो आपका EIS होता है ना केवल इंटरनल डिसीजंस को कवर करता है बट एक्सटर्नल डिसीजंस को भी ध्यान में रख के हमें EIS रिपोर्ट ला के देता है। EIS इज़ कैपेबल ऑफ असेसिंग बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन। इसके डाटाबेस में सारी चीज़ें होती हैं एक प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, तो इसलिए कैपेबल होता है एक्सेसिंग बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन। एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन जो होता है वो इंटरनेट के थ्रू भी ला के हमें देता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ऑनलाइन, यानी कि इसमें इंटरनल कनेक्शंस भी होता है EIS में। तो बोलता है कि जो टूल फॉर ऑनलाइन डिसीजंस देता है, क्या देता है, EIS प्रोवाइड एक्सटेंसिव ऑनलाइन एनालिसिस टूल लाइक ट्रेंड एनालिसिस, मार्केट एनालिसिस एंड कंडीशन वगैरह सब। उसके बाद फिर लास्ट में बात करते हैं कि डिसीजन, तो बोलता है कि ईजी सपोर्ट, मतलब जो बोलता है कि EIS कैन ईजिली बी गिवन एज DSS सपोर्ट फॉर डिसीजन मेकिंग। ये बोलता है कि डिसीजन मेकिंग के लिए मतलब DSS सपोर्ट की तरह इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, DSS सपोर्ट के लिए आसानी से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, तो टॉप मैनेजमेंट, क्वेरी लैंग्वेज, उसके बाद एक्सेस
रैपिड एक्सेस एंड रिपोर्ट टू मैनेजमेंट यानी कि टाइमली एक्सेस, उसके बाद फिर इंटरनल एंड एक्सटर्नल, उसके बाद फिर बोलता है कि ऑनलाइन, और लास्ट में हम लोगों ने देखा डिसीजन। तो इतने सारे पॉइंट्स हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स में कवर करते हैं मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम के। अब हम लोग देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशंस। तो क्या बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशंस जो कि ज़रूरत पड़ती है। 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन यूज्ड इन एग्जीक्यूटिव डिसीजन मेकिंग। एग्जीक्यूटिव डिसीजन मेकिंग करने के लिए हमें 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ में बांट सकते हैं हम लोग इन्फॉर्मेशन कैसा चाहिए उसको, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि तो लो हम फ्यूचर सोर्स से डिटेल निकालते हैं, तो लो यानी कि एल, उसके बाद हम यानी कि एच, फ्यूचर सोर्स, तो फ्यूचर से फ्यूचर ओरिएंटेड, एंड सोर्स से इनफॉर्मल सोर्स, एंड डिटेल से लो लेवल डिटेल। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा लैक ऑफ स्ट्रक्चर, पहला पॉइंट है हमारा लो यानी कि लैक ऑफ स्ट्रक्चर, हम यानी कि हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, उसके बाद फ्यूचर यानी कि फ्यूचर ओरिएंटेड, उसके बाद इनफॉर्मल सोर्स यानी कि सोर्स बोलो तो इनफॉर्मल सोर्स, और लो लेवल डिटेल, ठीक है, डिटेल बोलो तो लो लेवल डिटेल। लैक ऑफ स्ट्रक्चर, हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, फ्यूचर ओरिएंटेड, इनफॉर्मल सोर्स एंड लो लेवल ऑफ डिटेल। तो इतने सारे हमारे पॉइंट हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है। तो पहला हम लोगों ने देखा लैक ऑफ स्ट्रक्चर्स, दूसरा हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, तीसरा फ्यूचर ओरिएंटेड, चौथा इनफॉर्मल सोर्स एंड लो लेवल ऑफ डिटेल। तो अब हम लोग इसके बारे में जानते हैं कि एग्जीक्यूटिव डिसीजन मेकिंग एनवायरनमेंट में हमारे स्टडी मेटेरियल में क्या बताया गया है। तो सबसे पहले एक पैराग्राफ दिया हुआ है, कैरेक्टरिस्टिक्स को लिखने से पहले कुछ पैराग्राफ दिए हुए हैं। तो उस पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ एग्जैक्टली, तो बोलता है कि मतलब इसके डिसीजन जितने भी होते हैं उसका स्कोप बहुत बड़ा होता है। टॉप मैनेजमेंट के जितने भी डिसीजन होते हैं उसका स्कोप जो होता है बहुत बड़ा होता है, ठीक है। सारा डिसीजन जो इंटरप्राइज को सक्सेसफुल बनाता हो, सब चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा, जो कि एक बहुत क्रिटिकल टास्क है। एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट का डिसीजन होता है उतना आसान टास्क नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट जो डिसीजन होते हैं उसको लेने से पहले इन्फॉर्मेशन भी उसी लेवल का चाहिए, ठीक है। तो उस इन्फॉर्मेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स को बांटता है। पहला बोलता है कि लैक ऑफ स्ट्रक्चर, तो क्योंकि हमारा प्रॉब्लम जो होता है वो अनस्ट्रक्चर्ड है या सेमी स्ट्रक्चर्ड है, इसीलिए स्ट्रक्चर तो हमारा जो इन्फॉर्मेशन होता है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसा होना चाहिए कि मतलब क्या बोलते हैं लैक ऑफ स्ट्रक्चर्स में भी हमें काम आ सके वो, ठीक है। तो अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजन मतलब अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजन जब होता है तो कौन सा डाटा और कितना लगेगा हमें वो भी नहीं पता होता अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजन लेने के टाइम में, ठीक है। तो इसीलिए जो स्टैंडर्ड प्रॉब्लम ही अवेलेबल नहीं होता है, उसका सॉल्यूशन हमें पता नहीं होता है, ठीक है। तो उस हिसाब का इन्फॉर्मेशन चाहिए जो इस सिचुएशन में हमारी मदद कर सके। दूसरा बोलता है हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, तो बोलता है कि जो लैक ऑफ प्रेसिडेंट होता है इसमें, मतलब कि पहले का कोई भी हमारे पास मिसाल नहीं होता। जैसे अगर मान लो कि बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग पे इम्पैक्ट आता है तो हम लोग जापान का मिसाल लेते हैं, तो यहाँ पे लेकिन पहले से कोई मिसाल नहीं होता, हम ऐसे प्रॉब्लम को पहले सामना नहीं किए हुए रहते हैं। जैसे कि आपका प्राइस फ्लक्चुएशंस हो गया, डिमांड हो गया, ठीक है। तो ये सारी सिचुएशन में जिसके आधार पे हम लोग आगे बढ़ सकें, तो ऐसा कोई मिसाल नहीं होता है, इसलिए हमें अपने क्या बोलते हैं ऐसा इन्फॉर्मेशन चाहिए जो उस सिचुएशन में हमारा काम आए। फ्यूचर ओरिएंटेड, तो यहाँ पे बोलता है कि एंटरप्राइज का कंडीशंस बदलते रहता है, उसके हिसाब से डिसीजंस को भी बदलना होगा हमें, ठीक है। इसलिए इन्फॉर्मेशन ऐसा हो जो फ्यूचर ओरिएंटेड होना चाहिए, जो वाइबल ओवर द टाइम हो, और जो एक्सपेक्टेड मतलब एक अंदाज़ा लगा सके कि क्या बिहेवियर होने वाला है, जैसे फ्यूचर के डिमांड को फॉरकास्ट वगैरह कर सके, उस हिसाब से वो अपने आप को तैयार रखे कि ऐसा इन्फॉर्मेशन हमें वो प्रोवाइड करके देगा। फिर इनफॉर्मल सोर्स जो होता है उसमें बोलता है कि जो एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो ज़्यादा इंटरेस्टेड किस चीज़ में होते हैं, वो भरोसा किस चीज़ पे ज़्यादा करते हैं, इनफॉर्मल सोर्स पे। एग्जीक्यूटिव जो होते हैं ज़्यादा भरोसा करते हैं इनफॉर्मल सोर्स पे, फॉर्मल सोर्स पे वो ज़्यादा भरोसा नहीं करते हैं, ठीक है। तो जैसे लंच विथ कलीग या टीवी पर सुनना वगैरह सब इनफॉर्मल सोर्स का एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, आप जस्ट पॉज करके रीड कर लेना। फिर हम लोग देखते हैं कि लो लेवल डिटेल में हम लोग देखते हैं कि कुछ एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट ऐसा सोचते हैं कि ज़्यादा कुरेदने पे ही, ज़्यादा खोदने पे ही हमें सही क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, सही क्वेश्चन का जवाब हमें कैसे मिल पाता है, ज़्यादा खोदने पे, ज़्यादा कुरेदने पे ही चल पाता है। पर ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो ब्रॉड ट्रेंड वगैरह सबको भी देखना पड़ेगा, ओवरऑल बेसिस पे भी देखना पड़ेगा, मतलब कि केवल माइक्रो लेवल पे नहीं, मैक्रो लेवल पर भी देखना पड़ेगा, मैक्रो लेवल पे ही देखना पड़ेगा, ठीक है। ना कि टीनी आइटम पे हम लोग ज़्यादा टाइम दें, ज़्यादा जोर देते रहें, तो लो लेवल ऑफ डिटेल। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन। पहला देखा हम लोगों ने लैक ऑफ स्ट्रक्चर, दूसरा हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, फ्यूचर ओरिएंटेड, इनफॉर्मल सोर्स, लो लेवल ऑफ डिटेल। होप आप पॉज करके अभी के अभी जस्ट इसको रीड कर लो एक बार, जस्ट इसको समझ लो अच्छे से ये होता क्या है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्या बोलते हैं कंटेंट ऑफ सेट ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है। कंटेंट ऑफ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स के लिए जो गाइडेंस दिए गए हैं उस गाइडेंस के बारे में देखेंगे। तो कंटेंट्स ऑफ EIS हम लोग देखते हैं एक्चुअली। तो कंटेंट्स ऑफ EIS में कुछ पैराग्राफ दिया हुआ है, उसके बाद नीचे कुछ पॉइंट दिया हुआ है, प्रिंसिपल गाइडलाइंस दिए हुए हैं वहाँ पे, ठीक है।
तो हम लोग बात करते हैं कंटेंट्स ऑफ EIS में क्या पैराग्राफ में लिखा हुआ है। तो बोलता है कि जो क्या, क्योंकि हम लोग एक बात तो हम लोगों ने अब तक जान लिया कि एग्जीक्यूटिव की जो सोच है वो अलग टाइप के डिसीजंस लेने पे है, जो कि सेमी स्ट्रक्चर्ड या अनस्ट्रक्चर्ड है। तो ये उसका क्या कंटेंट होना चाहिए, ये इतना आसान नहीं है। जो EIS को क्या कंटेंट होना चाहिए, EIS को किस टाइप का इन्फॉर्मेशन लेना चाहिए, किस टाइप का इन्फॉर्मेशन गैदर करना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए कंटेंट तैयार करना EIS का ये इतना आसान टास्क नहीं है, बहुत क्रिटिकल टास्क है, ठीक है। तो EIS सबसे पहले क्या करता है कि हिंट लेता है कि प्रॉब्लम क्या है एक्चुअली, मतलब मैनेजमेंट जानना क्या चाहता है, उसका इंटरेस्ट एरिया क्या है। फिर उसी हिसाब से खुद परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन का क्वेश्चन तैयार करता है, और इसके बाद जो टॉप मैनेजमेंट होता है उससे पूछते चला जाता है मैनेजमेंट से, और मैनेजमेंट जो होता है वो उसी हिसाब से उसको बताते चला जाता है EIS को। EIS जो होता है डिसीजंस लेने के में उसका पूरा हेल्प करता है मैनेजमेंट का। तो एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो इस बात से जाहिर है कि जो EIS होता है उसका जो टास्क जो होता है उसका मतलब इन्फॉर्मेशन जो होता है उसका सिलेक्शन करना बहुत डिफिकल्ट टास्क है। इसीलिए यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल सेट ऑफ गाइडेंस के बारे में बताया गया है, ताकि जो कंटेंट है उसको तैयार करने में आसानी हो, जो कि मीज़र और इंडिकेटर का काम करे, ठीक है। जो डिसीजंस इंक्लूड करना है उसको डिज़ाइन करने के लिए मीज़र एंड इंडिकेटर का काम करे, जो डिसीजन इंक्लूड करना है उसको डिज़ाइन करने के लिए, ठीक है। तो आप जस्ट पॉज करो और जो मैंने एक बार बोला उसको पढ़ लो कि ये फर्स्ट पैराग्राफ एंड सेकंड पैराग्राफ में क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो मीज़र एंड इंडिकेटर बी इंक्लूडेड इन EIS प्रेजेंटेड बिलो। तो पहले क्या बोलता है कि अंडरस्टैंड एंड कलेक्ट। तो EIS मीज़र जो होता है वो बहुत आसान होना चाहिए, ठीक है। और जहाँ संभव हो हम लोग नेचुरल सिचुएशंस को ही लेंगे, ना कि आर्टिफिशियल। जैसा कि मैंने बोला था सिमुलेशंस के बारे में बताया था, वो आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट से चीज़ों को लेता है, आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट क्रिएट करता है। तो यहाँ पे बोलता है कि ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल चीज़ों को लेने की कोशिश करो, ना कि आर्टिफिशियल। और जो होता है कि जो क्या बोलते हैं आसान हो अंडरस्टैंड और जो कलेक्ट करना उसके EIS से रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस को। दूसरा नंबर पॉइंट हमारा क्या बोलता है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव का बैलेंस व्यू, डाटा एंड ऑब्जेक्टिव के बीच में नेक्सस होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका डाटा कुछ और है और आपका बिजनेस का ऑब्जेक्टिव कुछ और है। डिसीजंस लेने जो आपके लिए जो आप डाटा ढूंढ रहे हो वो आपके बिजनेस से नेक्सस होना चाहिए, ना कि अदर जानकारी के बारे में होनी चाहिए। उसके तीसरा बोलता है कि परफॉर्मेंस इंडिकेटर सबका कॉन्ट्रीब्यूशन इंडिकेट करें, ठीक है। कि हमारा जो ये होता है क्या बोलते हैं आपका परफॉर्मेंस हुआ है ऑर्गेनाइजेशंस का, उसमें किसका क्या मतलब रोल प्ले किया है, किसने क्या, वो सारा जो परफॉर्मेंस इंडिकेटर जो है इससे क्या होता है हमारा कि हर आदमी का जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, हर लेवल के जो स्टाफ होते हैं वो एग्जीक्यूटिव पे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, ज़्यादा खुश होते हैं एग्जीक्यूटिव पे, ठीक है। तो परफॉर्मेंस इंडिकेटर सबके कंट्रीब्यूशंस का इंडिकेट करें, ठीक है। जितना पॉसिबल हो एज मच एज पॉसिबल सबका इंडिपेंडेंट करने की कोशिश करें, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे कि इंडिकेटर में उस वेरिएबल्स को दूर रखें जिस पर मैनेजमेंट का ही कंट्रोल नहीं है। इंडिकेटर में उस वेरिएबल को दूर रखना है जिसमें मैनेजमेंट का ही कंट्रोल नहीं है, ठीक है। उसके चौथा नंबर पॉइंट हमें बोलता है कि मीज़र जो होता है मस्ट इनकरेज टीम वर्क। जो मीज़र होता है हमें क्या क्या इनकरेज करना चाहिए, टीम वर्क इनकरेज करना चाहिए मैनेजमेंट का, उसके स्टाफ का, ठीक है। कि सब अपने अपने कॉपरेशन को समझें। तो हमेशा इनकरेज करना चाहिए टीम वर्क को, ठीक है, ताकि मैनेजमेंट एंड स्टाफ सबको मौका दिया जाए और सबको इन्वॉल्व किया जाए कि सब आप अपना समझ के हमारे यहाँ काम कर रहे हो, ठीक है। फ्रेंडली कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट रखना चाहिए और परफॉर्मेंस इंडिकेटर जो होता है एक दूसरे को अच्छा फील करवाए, ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी फील ना करवाए एक दूसरे से, तो ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट में हेल्प हो। इन बातों को भी ध्यान रखना है। तो आप ध्यान दे रहे हो कि ये सब नॉन फाइनेंशियल फैक्टर यानी कि नॉन क्वांटिटी फैक्टर्स को भी ध्यान रखा जाता है यहाँ पे। उसके फिर सेकंड लास्ट पॉइंट बोलता है कि सबको इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होना चाहिए सबको इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस का और ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस का इन्फॉर्मेशन सबके पास अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसमें ध्यान देना है कि कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन जो होता है वो EIS का पार्ट नहीं बनना चाहिए, ताकि कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को अलग तरीके से डील करना है। और लास्ट वाला पॉइंट बोलता है हमारा कि EIS मीजर मस्ट इवॉल्व टू मीट द चेंजिंग नीड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को जो चेंजिंग नीड होता है उसके हिसाब से EIS को उसका ख्याल रखना पड़ेगा। तो हम लोगों ने देखा कि कंट्रोल सेट ऑफ प्रिंसिपल जो हम लोगों का है उसमें हम लोगों ने क्या देखा, सबसे पहले UBI। तो U से क्या होता है अंडरस्टैंड एंड कलेक्ट, U से अंडरस्टैंड एंड कलेक्ट, B से बैलेंस व्यू, मस्ट, I से हो गया कि परफॉर्मेंस इंडिकेटर इंडिकेट करे सबका इंडिपेंडेंट जितना पॉसिबल हो सके, मैक्सिमम पॉसिबल तक सबका जो परफॉर्मेंस है इंडिकेट कर सके इंडिकेटर, ठीक है। तो I से इंडिकेटर हो गया, U से अंडरस्टैंड एंड कलेक्ट हो गया, दूसरा हो गया B से बैलेंस व्यू और I से हो गया इंडिकेट,
उसके बाद मस्ट से हम लोगों ने देखा कि मीजर मस्ट जो होता है वो इनकरेज करना चाहिए टीम वर्क को, तो इनकरेज टीम वर्क, मस्ट इनकरेज टीम वर्क, मस्ट से मस्ट हो गया। अवेलेबल्स हो गया, सबको अवेलेबल इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। उसका लास्ट एक पॉइंट आएगा हमारा चेंजिंग नीड, तो यूबीआई मस्ट अवेलेबल चेंजिंग नीड्स, यूबीआई मस्ट अवेलेबल चेंजिंग नीड्स। एक्चुअली मैं जब लिखता हूँ ना तो कभी कभी जानबूझ के भी छोड़ देता हूँ कुछ पॉइंट्स इसमें से, क्योंकि जिस वक्त मैं आपको डील करते रहूँगा उस वक्त उस पॉइंट को बताऊँगा तो आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ेगा और आप अचानक से अटेंशन डालोगे उस पॉइंट पे कि अरे ये पॉइंट छूटा हुआ है, यहाँ पे इन्होंने गलती से छोड़ दिया या इनको याद नहीं रहा या इन्होंने लिखा नहीं। ठीक है, तो कभी कभी मेरा इंटेंशन भी होता है, कभी कभी मिस्टेक भी होता है, क्योंकि जब मैं इसको ड्रॉ करते रहता हूँ उस वक्त मैं कोशिश करता हूँ मैं स्टडी मटेरियल को ना देखूँ। ठीक है, लेकिन पढ़ते वक्त मैं स्टडी मटेरियल को हाथ में लेके रहता हूँ क्योंकि कुछ पॉइंट कुछ बातें छूट ना जाए। ठीक है, मैं मैक्सिमम चीज़ों को कवर कर सकूँ, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्ट ये नहीं है कि मैं अपने आप को आपको प्रूफ करना चाहता हूँ कि मुझे सारी चीज़ें याद है। अगर मैं कैपेबल हूँ एक्सप्लेन करने के लिए एज ए टीचर, तो मुझे याद है या नहीं याद है मेरे एग्जाम में नहीं पूछने वाला है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, दैट्स इनफ। आपके एग्जाम में पूछने वाला है, इसलिए आपका याद रखना ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहला हो गया अंडरस्टैंड एंड कलेक्ट, दूसरा क्या हो गया कि बैलेंस भी होना चाहिए, तीसरा क्या हो गया इंडिकेटर यानी कि परफॉर्मेंस इंडिकेटर सबका, और उसके बाद फिर मस्ट से क्या हो गया मस्ट इनकरेज टीम वर्क, और उसके बाद फिर बोलता है कि अवेलेबल से सबको इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होना चाहिए और चेंजिंग नीड के हिसाब से ईआईएस अपने आप को मैनेज करे। अब हम लोग देखते हैं कि जो ट्रेडिशनल इन्फॉर्मेशन सिस्टम होता है और यहाँ पे जो हम लोगों ने देखा ईआईएस एग्जीक्यूटिव इन्फॉर्मेशन सिस्टम होता है, उसमें क्या क्या डिफरेंस होता है, ट्रेडिशनल एंड एग्जीक्यूटिव में डिफरेंस क्या क्या होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो यहाँ पे आप देखो कि मापी ड्रिल फॉर्मेट नेचर, मापी ड्रिल फॉर्मेट नेचर, तो किसी लड़की ने मापा, यानी कि वो इंजीनियर लड़की, उसने क्या किया मापा, तो मापा को हम बोलते हैं यहाँ पे मापी, ड्रिल डाउन फॉर्मेट नेचर। ठीक है, ड्रिल डाउन फॉर्मेट का नेचर उसने मापी। तो एम से हो गया लेवल ऑफ मैनेजमेंट कौन करता है, ए से हो गया नेचर ऑफ इन्फॉर्मेशन एक्सेस, कैसा इन्फॉर्मेशन पर एक्सेस करेगा, तीसरा पी से हो गया नेचर ऑफ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड, कैसा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, कैसे इन्फॉर्मेशन पर एक्सेस करेगा और कैसे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, और आई से हो गया इन्फॉर्मल सोर्स, आई से क्या हो गया इन्फॉर्मल सोर्स, ड्रिल डाउन फैसिलिटीज टू गो थ्रू डिटेल एट सक्सेसिव लेवल, और इन्फॉर्मेशन फॉर्मेट, उसके अंदर बोलता है कि नेचर ऑफ इंटरफेस। इतनी सारी बातें हुई, लेवल ऑफ मैनेजमेंट, नेचर ऑफ इन्फॉर्मेशन एक्सेस, नेचर ऑफ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड, इन्फॉर्मेशन सोर्स, ड्रिल डाउन फैसिलिटी, इन्फॉर्मेशन फॉर्मेट एंड नेचर ऑफ इंटरफेस। तो अब मैं एक बात आपको बता देना चाहूँ इसमें, सबसे पहले मैं बताता हूँ कि ड्रिल डाउन फैसिलिटीज़, तो जब एग्जीक्यूटिव इन्फॉर्मेशन सिस्टम के बारे में मैं जब बताना स्टार्ट किया था आपको मैंने मीनिंग, तब मैंने आपको याद होगा मैंने आपको दो बातें बताई थी मैंने कि स्पेशलाइज्ड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम होता है, इसमें ड्रिल डाउन फैसिलिटी होता है और ये डिजिटल डैशबोर्ड की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, यानी कि ड्रिल डाउन फैसिलिटीज़ और डिजिटल डैशबोर्ड की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। तो आपको ध्यान हो कि ड्रिल डाउन फैसिलिटी जो होता है, ड्रिल डाउन एंड डिजिटल डैशबोर्ड की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, ये दो वर्ड मैंने आपको बोला था लिखने के लिए जब आप ईआईएस के बारे में लिखोगे तो उसी की चर्चा यहाँ पे कर रहा है, डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल इन्फॉर्मेशन सिस्टम TIS और एग्जीक्यूटिव इन्फॉर्मेशन सिस्टम। तो लेवल ऑफ मैनेजमेंट, तो जैसा कि आप जानते हो एग्जीक्यूटिव वाला एग्जीक्यूटिव लेवल ऑफ मैनेजमेंट यूज़ करता है, फॉर टॉप और नियर टॉप एग्जीक्यूटिव इसको यूज़ करता है एग्जीक्यूटिव वाले को, ट्रेडिशनल वाले को लोअर लेवल का स्टाफ यानी कि छोटे स्टाफ इस्तेमाल करते हैं। फिर बोलता है कि जो नेचर ऑफ इन्फॉर्मेशन एक्सेस, तो यहाँ पे बोलता है कि एग्जीक्यूटिव इन्फॉर्मेशन सिस्टम में स्पेसिफिक इशू या प्रॉब्लम एंड एग्रीगेट रिपोर्ट को कवर किया जाता है, स्पेसिफिक इशू को कवर किया जाता है एग्जीक्यूटिव इन्फॉर्मेशन सिस्टम में। ट्रेडिशनल में बोलता है कि मात्र स्टेटस को जानने के लिए, केवल स्टेटस रिपोर्टिंग को जानने के लिए, क्या सिचुएशन है उसको जानने के लिए ट्रेडिशनल इन्फॉर्मेशन सिस्टम का यूज़ किया जाता है। तो एक्सेस क्या क्या होता है, तो पहले हम लोग लेवल ऑफ मैनेजमेंट देखा, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट एक्सेस। तो बोलता है कि जो एक्सेस होता है एग्जीक्यूटिव का वो स्पेसिफिक इशू पे, किसी खास दिक्कत पे ही होता है एक्सेस, एग्जीक्यूटिव इन्फॉर्मेशन सिस्टम तक हम पहुंचते हैं ईआईएस के पास। लेकिन स्टेटस जानने के लिए हम किसके पास जानते हैं कि भाई हमारी स्टेटस क्या है, उसको जानने के लिए ट्रेडिशनल के पास जाते हैं, ना कि एग्जीक्यूटिव के पास जाते हैं। नेचर ऑफ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड, तो बोलता है कि जो एग्जीक्यूटिव इन्फॉर्मेशन सिस्टम में मैंने बोला था ना कि इंटरनेट कनेक्ट होता है, क्वेरी लैंग्वेज जानने की ज़रूरत नहीं होती है, तो ऑनलाइन टूल एनालिसिस फैसिलिटी प्रोवाइड करता है एग्जीक्यूटिव इन्फॉर्मेशन सिस्टम। और ट्रेडिशनल इन्फॉर्मेशन सिस्टम होता है कि ऑफलाइन स्टेटस रिपोर्टिंग करता है, तो एक्सेस में भी स्टेटस रिपोर्टिंग एंड नेचर प्रोवाइडेड में भी एक्सेस रिपोर्टिंग, यहाँ पे बस एक्स्ट्रा वर्ड लिखा हुआ है ऑफलाइन स्टेटस रिपोर्टिंग देता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इन्फॉर्मल सोर्स, तो यहाँ पे बोलता है कि जो यहाँ पे होता है एग्जीक्यूटिव वाले जो होते हैं ना ज़्यादा से ज़्यादा एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशंस को लेते हैं और कम से कम इंटरनल को लेते हैं, लेकिन ट्रेडिशनल वाले जो होते हैं वो पूरे के पूरे इंटरनल को ही लेते हैं। तो एक्सटर्नल एंड इंटरनल दोनों लेते हैं एग्जीक्यूटिव में, लेकिन ज़्यादा एक्सटर्नल को लेते हैं।
ठीक है। अब हम लोग देखते हैं ड्रिल डाउन फैसिलिटीज़। एग्जीक्यूटिव में अवेलेबल होता है और ट्रेडिशनल में अवेलेबल नहीं होता है। होप आप ये वर्ड नहीं बोलेंगे जब भी एग्जीक्यूटिव इन्फॉर्मेशन सिस्टम आएगा। डिजिटल डाटाबेस एंड ड्रिल डाउन फैसिलिटी, ये दोनों डी से आरंभ हुआ वर्ड, ड्रिल डाउन एंड डिजिटल डैशबोर्ड, दोनों वर्ड आप याद रखेंगे। तो एग्जीक्यूटिव इन्फॉर्मेशन सिस्टम अवेलेबल होता है ड्रिल डाउन फैसिलिटीज़ में और ट्रेडिशनल में नॉट अवेलेबल होता है। फिर हम लोग देखते हैं कि एग्जीक्यूटिव में जो इन्फॉर्मेशन फॉर्मेट होता है वो टेक्स्ट विद ग्राफिक होता है और ट्रेडिशनल जो होता है वो टैबुलर फॉर्मेट होता है। एग्जीक्यूटिव में टेक्स्ट विद ग्राफिक होता है, मतलब ग्राफ के फॉर्मेट में भी देता है हमें एग्जीक्यूटिव। एनालिटिकल, जैसे कि मैंने बोला था डिजिटल डैशबोर्ड में क्या होता है, एनालिसिस प्रोवाइड करके हमें देता है, ठीक है। और ट्रेडिशनल में होता है कि टैबुलर फॉर्मेट में होता है। फिर बोलता है कि नेचर ऑफ इंटरफेस, तो एग्जीक्यूटिव इन्फॉर्मेशन सिस्टम का नेचर ऑफ इंटरफेस यूजर फ्रेंडली होता है और ट्रेडिशनल में जो होता है कंप्यूटर ऑपरेटर जनरेटेड होता है। कंप्यूटर ऑपरेटर जनरेटेड होता है। ट्रेडिशनल में जो इन्फॉर्मेशन जनरेट करके देते हैं हमें, वो कंप्यूटर ऑपरेटर हमें जनरेट करके स्टेटस को बता देते हैं, यानी कि टॉप मैनेजमेंट को बता देते हैं। लेकिन नेचर ऑफ इंटरफेस जो होता है एग्जीक्यूटिव में यूज़र फ्रेंडली होता है, ठीक है। क्वेरी लैंग्वेज बिना जाने हुए हम लोग इंटरनल एंड एक्सटर्नल डाटाबेस का एनालिसिस करवा सकते हैं EIS से, इसलिए यूज़र फ्रेंडली होता है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा एग्जीक्यूटिव इन्फॉर्मेशन सिस्टम कंप्लीट होता है।